In the last part of the lecture, which we have carved out for today's deliberation, is about emergence of academic discipline in India. वैसे हम लोगों ने जो बाद में 18वीं सदी या 19वीं सदी और बाद की जो बात की पिछले लेक्चर में, वो सारी चीज़ें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी सही है कि तब सभ्यताओं का आदान प्रदान, देशों का की आवाजाही इतनी कठिन नहीं थी जितना शुरू के दिनों में थी। तो वो जो डिफरेंट, जहाँ हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वगैरह की बात की, वो सारी चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं। यहाँ हम शुरू के दिनों की चर्चा ज़्यादा करेंगे और उसमें एक ही टेक्स्ट की चर्चा है, उसकी पहले चर्चा करेंगे, फिर थोड़ी सी और बात। So the origin of discipline in India can be traced back to ancient times when Vedanga, the 6 auxiliary disciplines of Hinduism, developed. और ये यदि हिंदी में मैं कहूँ इसको कि आपको जानना चाहिए, वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदांग जो यहाँ भी कोट कर रहा हूँ, वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। मतलब ये तो तय है कि जो मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज था हमारा, वो क्या था? वेद का ज्ञान, वेदार्थ। और उसमें हिंदुइज्म डेवलपमेंट जो हुआ, तो 6 एक्सिलरी में कौन कौन चीज़ें थी कि शिक्षा, मैं लिखूंगा, वैसे मेरे हाथ में है, मैंने ट्रांसलेट करके भी रखा है। तो उन्होंने लिया शिक्षा, मतलब इसका नाम दिया शिक्षा, लेकिन दिस शिक्षा इज नॉट मींट फॉर द एजुकेशन ऑफ टुडे। शिक्षा में उन्होंने रखा फोनेटिक्स, मतलब स्वर से संबंधित। अभी भी आप इंग्लिश में, खास के हिंदी में, एक फोनेटिक्स इज ए स्पेशल पेपर। फोनोलॉजी, ये भी साउंड वगैरह से रिलेटेड। प्रोनाउंसिएशन। दिस एक्सिलरी डिसिप्लिन हैज फोकस्ड ऑन द लेटर्स ऑफ संस्कृत अल्फाबेट। संस्कृत अल्फाबेट के लेटर पे जोर दिया। फोकस्ड ऑन द लेटर्स ऑफ संस्कृत अल्फाबेट। एसेंट, उच्चारण। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में। स्ट्रेस, कितना देना। मेलोडी, ये चीज यदि है तो मेलोडी। एंड रूल्स ऑफ यूफोनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ड्यूरिंग वैदिक रिसाइटेशन। मतलब रिसाइटेशन भी एक लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो इन सारी चीज़ों पे शिक्षा के तहत जो 6 वेदांग माने जाते हैं, वो 6 वेदांग जो हैं, उसमें से पहला वेदांग शिक्षा, और दूसरा है छंद। उसको हम हिंदी में, हमने यद्यपि इंग्लिश में करेक्ट किया है, लेकिन ये छंद, प्रोसोडी, छंद। आप छंद तो ऐसे समझ रहे होंगे। दिस एक्सिलरी डिसिप्लिन हैज फोकस्ड ऑन द पोएटिक मीटर्स, इंक्लूडिंग दोज बेस्ड ऑन फिक्स्ड नंबर ऑफ सिलेबल्स पर वर्स and those based on fixed number of more per verse। वही थोड़ा सा छंद, अभी जो म्यूजिक वगैरह का जो कंसेप्ट है, उसके संदर्भ में आप उसको समझें तो ज़्यादा ठीक है। फिर है आपका व्याकरण। व्याकरण, ग्रामर तो आप जानते ही हैं। 3rd पर्सन में हमको रिसर्च रिपोर्ट भी लिखना है। द रिसर्चर इज ऑफ द ओपिनियन, दैट इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर। जितने भी पर्सन है, जनरल, जेरंड है और नाउन प्रोनाउन है। सो ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस वाज द पार्ट ऑफ व्याकरण। दिस एक्सिलरी डिसिप्लिन हैज फोकस्ड ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर। पाणिनि का नाम कौन नहीं जानता। एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस टू एस्टैब्लिश द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू प्रॉपरली एक्सप्रेस आइडियाज। किस शब्द का क्या मतलब है, किस संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, कैसे प्रयुक्त होगा, इस तरह से प्रयुक्त करना गलत होगा, इस तरह से ही प्रयुक्त करना सही होगा, आदि आदि। फिर नेक्स्ट आपका था निरुक्त। ये नाम दिया 6 में, चौथा निरुक्त। इटिमोलॉजी, व्युत्पत्ति, जहां से निकला।
etymology, explanation of words, particularly those that are archaic and have ancient uses with unclear meaning. बहुत सारे शब्द की बात है. This auxiliary discipline has focused on linguistic analysis, भाषा संबंधी, to help establish the proper meaning of the word. वर्ड को मीनिंग देना, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक मीनिंग देना, गिवन द कंटेक्स्ट दे आर यूज्ड इन, इस सेंस में क्या. फिर पांचवा के रूप में उन्होंने कल रिचुअल्स इंस्ट्रक्शंस. दिस फील्ड फोकस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसीड्योर फॉर वैदिक रिचुअल. वेद की जो ऋचाएं हैं उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके साइटेशन. सो वैदिक रिचुअल्स, राइट्स, पैसेज रिचुअल्स एसोसिएटेड विथ मेजर लाइफ इवेंट्स such as birth, wedding and death in family, as well as discussing the personal conduct and proper duties of an individual in different stages of life. अभी भी आप देखते हैं कि वेद में ये है, वेद में वो नहीं है, आदि आदि की बात. तो जो वेद के जो रिचुअल्स हैं उनके साइटेशन और उनसे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स, बर्थ के संदर्भ में, वेडिंग के संबंध में, और फिर और भी जो रिचुअल्स थे उसके संबंध. और फिर ये तो हमारा बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष. सो ज्योतिष, ऑस्पिशियस टाइम फॉर रिचुअल्स. एक कहानी आपको शायद याद नहीं हो कि सीता जी की शादी भी ग्रह नक्षत्र को रोक के इसलिए कराई गई थी कि यदि उनका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा तो फिर बन नहीं जाएंगी, बन नहीं जाएंगी तो हरण नहीं होगा, हरण नहीं होगा तो फिर रावण का संहार कैसे होगा. तो ग्रह नक्षत्र का जो कंसेप्ट था कि इस ग्रह में, आज भी हम लोग मानते हैं कि अमुक शुभ मुहूर्त होता है, ये अच्छा मुहूर्त नहीं है, शाम की बेला में हम लोग दीपक जलाते हैं, आदि आदि जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं ज्योतिष से और उसके रिलेटेड कंसेप्ट से है. सो ऑस्पिशियस टाइम फॉर रिचुअल्स, कौन सा ही, एस्ट्रोलॉजी, हाथ वगैरह का भी कंसेप्ट, एस्ट्रोनॉमी. दिस एक्जुलरी वैदिक डिसिप्लिन फोकस्ड ऑन टाइम कीपिंग. सो ये जो 7 थे, सॉरी 6 जो थे, जिसको हम लोग वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो वेद के ज्ञान में, मतलब जिसको कहा गया वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र है, उसी को वेदांग कहा जाता है. वेदांग शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल और ज्योतिष की बात करता है और इसी के माध्यम से शिक्षा देने की बात करता है. तो ये तो हमारा पुराना हुआ. नए के बारे में हमने कहा कि जो रिसेंट है, वैसे कुछ दिन पहले तक आप देखें तो चाहे वो वैदिक पीरियड हो, लेटर वैदिक पीरियड हो, या फिर ये जैन और बौद्ध का समय हो, या फिर मुस्लिम पीरियड हो, सब जगह शिक्षा की जो प्रकृति थी रिलीजियस थी. द फॉर्मल एजुकेशन एंड द सेकुलर एजुकेशन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स वी कैन से. और फिर फॉर्मल एजुकेशन तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा ग्रो हुआ, लेकिन द बेसिस इज बीइंग गिवन बाय द ब्रिटिशर्स. हालांकि व्यवस्था हमारी सुदृढ़ थी. सीतारामैया ने अपनी किताब में कहा कि हमारी सारी व्यवस्था थी, और खास के वोकेशनल एजुकेशन मेरा बहुत रिच था, जिसका सत्यानाश अंग्रेजों ने किया. खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा. तो ये 6 जो एस्पेक्ट है वो इमर्जेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन इन इंडिया शुरू के दिनों में समझने का हम लोग प्रयास किया, और फिर हम थोड़ा और आगे आएंगे, उसी को कंक्लूड करेंगे. क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, सारी चीज़ों को कहना वो भी कुछ मिनट में बहुत थोड़ा कठिन है. So the Vedangs likely developed towards the end of the Vedic period, around or after the middle of first millennium BC. Though Vedangas developed an auxiliary studies for the Vedas, but its insights into meters, structure of sound and language, grammar, linguistic analysis and other subjects influenced post-Vedic studies, art, culture and various schools of
Hindu philosophy. मतलब it continued and it gave a sound base for the further study. The Kalp Vedanta studies, for example, gave rise to धर्म. मतलब जो कल्प वेदांग है उसके फलस्वरूप ये धर्म का राइज हुआ. सूत्र बने विच लेटर एक्सपेंडेड इनटू धर्मशास्त्र. तो वो धर्म सूत्र से धर्मशास्त्र की तरफ बढ़े बाद में, लेकिन शुरू के दिनों में वो कल्प वेदांग की वजह से ही धर्म सूत्र का ये आविर्भाव हुआ. और बहुत सारी घटनाएं हमने बता दी एक ही साथ कि सब धार्मिक प्रकृति की थी. सारी चीज़ों इसी से गाइड हुई बहुत दूर तक. इवन बौद्ध पीरियड में भी बहुत सारी चीज़ें वहीं से गवर्न हुई. शिक्षा की प्रकृति वहाँ भी रिलीजियस थी. इट हैज़ बीन फाउंड दैट इंडियन मैथमेटिक्स इमर्ज्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम, ये एक बड़ी चीज़ है. बहुत पीछे, इतना पीछे हम लोग नहीं गए थे. हम लोग मैक्सिमम वहाँ तक गए थे, 500 तक गए थे. वहाँ हमने पीछे का मतलब जो आगे को पीछे हमने कह दिया था. So it has been found that Indian mathematics emerged in the Indian subcontinent from 1200 BC, ईसा से 1200 वर्ष पहले, until the end of 18th century. यहाँ तक 18th century जहाँ हमने कहा कि फॉर्मल वे में शुरू हुआ वहाँ तक. डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बहुत बड़ा, एस्ट्रोनॉमी, जीरो का कंसेप्ट, ये सब बड़ी बड़ी देन है भारत की. डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स as a clear discipline is evident in the works of Aryabhatta, Brahmagupta, Bhaskara द्वितीय एंड बराहमीर. तो मैथ्स का कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है. वैदिक गणित पे अभी बहुत सारा काम चल रहा है. तो गणित मुख्य रूप से, और नहीं तो वेद. तो वेद और गणित, वेद शुरू में, गणित भी शुरू में, गणित बाद तक भी 18th सेंचुरी तक. तो मुख्य रूप से, और बाद का जो परिवर्तन है इवन इन इंडियन कंटेक्स्ट, इट इज़ ग्लोबल. इट इज़ वेरी सिमिलर टू द वर्ल्ड वाइड. मतलब भारत में भी, एशिया, यूरोप, सब जगह जो डेवलपमेंट हुआ एकेडमिक डिसिप्लिन का आफ्टर द एडवेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़, तो उसके नेचर में बहुत परिवर्तन नहीं है. लेकिन एक शुरू के दौर में भी एक सिमिलरिटी है कि शिक्षा की प्रकृति, चाहे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हो, हिंदू मैथोलॉजी और हिंदू सिविलाइजेशन में हो, उसकी प्रकृति हमेशा धार्मिक थी, नीति वगैरह से संबंधित थी, भाषा संबंधित थी, संगीत संबंधित थी, स्वर वगैरह से संबंधित थी, और ग्रामर वगैरह की भी बातें थी. मॉडर्न में हम लोग ग्रेटर स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़े हैं, मल्टी डिसिप्लिन और इंटरडिसिप्लिनरी की तरफ भी बढ़े हैं, अप्लाइड डिसिप्लिन की तरफ बढ़े हैं, जो एक डिसिप्लिन की प्रकृति की दृष्टि से, एकेडमिक डिसिप्लिन की प्रकृति की दृष्टि से एक नया फेनोमेना है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर एंड ऑल्सो द कंप्लीशन ऑफ ऑल द 18th पार्ट which we have covered today. हमको लगता है कि नॉलेज भले ही एक दिन के और लेक्चर में 17-18 पार्ट में करें या उससे कम पार्ट में करें तो हो जाए. डिसिप्लिन में हमको लगता है एक से अधिक दिन और लगेगा जितना हमको कवर करना है उसमें. एक और बात कि कुछ हालांकि होना नहीं चाहिए, माइनर मिस्टेक्स कुछ टाइपिंग के हैं जो मैंने बाद में देखे, जिसको मैं थोड़ा जल्दी में, और स्लाइड की संख्या भी 74 थी तो नहीं कर पाए हैं. सो रीड इट बाय करेक्टिंग, क्योंकि कहीं डिसिप्लिन लिखा गया है, डिसिप्लिन का वो छूट गया होगा, करेक्शन नहीं हुआ, हमने उसको राइटली पढ़ लिया होगा. यद्यपि हमने 7-8 बार तो कम से कम इसको देखा ही है, बाइफर्केट करने के क्रम में, समझने के क्रम में, कैसे नरेट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या एग्जाम्पल लेना है, और ये सारी चीज़ें जो हमने अलग से फिर लिखी है. बहुत सारी चीज़ें हमारे जो क्लासिफिकेशन है, बाइफर्केशन है, उसमें भी हम लोगों ने काम किया है. तो
So even then, I feel sorry and request you all to correct some spelling mistakes that is evident uh, in some slide, not more but few. So this is all about this part of the lecture and the lecture for 2 days. Thank you very much.